देखें, टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। वेलोसिटी की डेफिनेशन में भी डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेसिक लेवल पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं। और वैसे भी ग्राफ्स ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही नहीं होते, और भी काफ़ी टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं जिनसे रिलेटेड ठीक ठाक क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में आते हैं। तो ये ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ग्राफ्स को रीड करना आपको आना चाहिए। ग्राफ को रीड करके आपको पता चलना चाहिए किस टाइप की मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, वेरिएबल मोशन है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाली है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाली है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी फिर फोर्स वर्क के ग्राफ्स आएंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स वगैरह वगैरह, फिर पावर के ग्राफ्स आएंगे। तो बेसिक यही है, यहीं से तमाम के तमाम जो है ना उन तमाम ग्राफ्स की फाउंडेशन इन्हीं में मौजूद है। बेसिक जो है ना वही ग्राफ्स हैं। तो देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो इसके लिए पहले मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। देखें जी, ये है टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, अप टू सो ऑन। अच्छा, अब अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में होने का क्या मतलब है कि उस बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करके वो रुक गई है। मतलब ये कि सपोज करें कि अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके सामने में ड्रॉ करता हूं, ये हमारा ओरिजिन है जहां से हमने अपने डिस्प्लेसमेंट्स की मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। अब अगर एक बॉडी यहाँ पे आके यहाँ पे पहुंची, उसने 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया और रुक गई। तो जब बॉडी इसी पॉइंट पे आके रुक गई है, इस पॉइंट पी पे आके वो ऑब्जेक्ट अगर रुक गई है, तो अब डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा 8 मीटर। टाइम गुजरता जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब मैंने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की तो उसका डिस्प्लेसमेंट था 8 मीटर्स। 5 सेकंड गुजरने के बाद भी देखा डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स ही है उसका, ओरिजिन से, फिक्स्ड पॉइंट से। 10 सेकंड गुजरने के बाद भी देखा डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर ही है। 15 सेकंड गुजरने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है। 20 सेकंड गुजरने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स है। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम टेबल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, वक्त गुजरने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट्स की सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है दैट टेबल इज फॉर बॉडी एट रेस्ट। ऐसी ऑब्जेक्ट के लिए ये टेबल है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ी हुई है, इसीलिए तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है। अब अगर इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो देखें ग्राफ की फॉर्म में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूं। तो देखें, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि अब मेरे जो दो वेरिएबल्स हैं वो हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम। याद रखें कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या दूसरे अल्फाज में आप कह लें एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। अब टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम चलता ही चला जाता है। तो टाइम जब किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक हो गया? तो जब टाइम एक्स एक्सिस पे है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट फिर आ जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे मैं स्केलिंग कर देता हूँ, दैट इज 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, इक्वल इंटरवल्स के बाद, ठीक है, 10 सेकेंड्स, फिर है 15 सेकेंड्स, फिर है 20 सेकेंड्स, अप टू सो ऑन चलता चला जा रहा है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो देखें जी, ये 5 मीटर्स, यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर्स, यहाँ आ जाएगा 15 मीटर्स, अप टू सो ऑन चलता चला जा रहा है। अब जरा देखिएगा, आपने ग्राफ ड्रॉ करना 9th क्लास में सीख लिया था। तो जो 9th क्लास में आपने ग्राफ ड्रॉ करने की जो स्ट्रेटेजी सीखी थी, सेम वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कि यानी पहले हम पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे और उन पॉइंट्स को आखिर में ज्वाइन कर देंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। तो देखें जरा, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8। तो देखें, ये टाइम 0 और ये डिस्प्लेसमेंट 8 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली जब टाइम 5 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो चुका है। तो देखें, टाइम 5 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, तो वंस अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमें ये मिलेगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट है टाइम जब 10 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट 8 है। तो देखें, ये 10 सेकंड वाली लाइन यहां से ऊपर जाएगी और ये 8 सेकंड वाली लाइन यहां से आएगी, तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह जब टाइम 15 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड है, तो यहाँ से ये 15 वाली लाइन डायरेक्टली
ऊपर गई वर्टिकली, और ये 8 वाली लाइन यहाँ से आई, तो दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। इसी तरह जब टाइम 20 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 8 है, तो ये 20 वाली लाइन वर्टिकली ऊपर और ये 8 वाली लाइन हॉरिजॉन्टली मूव करती है यहाँ पे, दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करती हैं, तो ये हमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। अब ये जो तमाम पॉइंट्स मिले हैं, इन तमाम पॉइंट्स को अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया जाए तो ये वाली लाइन मुझे मिलेगी। अब रफ हैंड स्केच है तो ज़ाहिर थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो जाएगा, तो ये इस तरह से एक लाइन मिलेगी। ठीक हो गया। तो यहां हमने देख लिया कि जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक हो गया। तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। ठीक हो गया जी, कि जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कोई मसला इसमें? सर फिर हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास 0 है? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। सर जब बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो 0 ही होगी ना। यस, और कोई? जी सर, समझ आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये तो था बॉडी एट रेस्ट। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, तो अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते हैं किस तरह का ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी तक मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ अभी मैं नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही बात है, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा जी, देखें अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बॉडी की, तो अब इसके लिए अगर मैं टेबल ड्रॉ करता हूं तो देखें टेबल कैसा बनेगा। टाइम डिस्प्लेसमेंट, अगेन 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। अब यहां पे है हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म, तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मैं कहता हूं जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी मैं कह देता हूं चले 0 था। जब टाइम 5 सेकेंड्स गुजरा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सपोज कर लें जी डिस्प्लेसमेंट हो गया 10। इस तरह 10 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, 15 सेकेंड्स के बाद हो गया 30, 20 सेकेंड्स के बाद हो गया 40। तो देख लें यूनिफॉर्म मोशन ही है वाकई में, कि पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, अगले 5 सेकेंड में फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर का, उससे अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर का, उससे अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर का, यानी हर 5 सेकेंड में 10-10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर होता चला जा रहा है। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फिर टेबल है। अब इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करता हूं, तो देखें अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूं यहां आपके सामने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा आप जरा देखिएगा, अगेन दिस इज ओरिजिन। तो वंस अगेन अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आपने लेना है एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आपने लेना है वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया। तो टाइम देखें कितने 20 तक जा रहे, तो 0, 5 इक्वल इंटरवल्स के बाद, ठीक है, 10, 20, सॉरी 15 एंड 20। अच्छा जी, अब डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। 0, 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन। अच्छा आप जरा देखिएगा, टेबल की मदद से हम पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम अपना रिक्वायर्ड ग्राफ हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, इसका मतलब है दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह जब टाइम 5 है तो डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो देखें ये 5 वाली लाइन है वर्टिकली ऊपर, और ये 10 वाली लाइन हॉरिजॉन्टली, इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रही हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। इसी तरह जब टाइम 10 है तो डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो ये 10 वाली लाइन से वर्टिकली हम ऊपर गए और ये 20 वाली लाइन से हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए यहाँ पे आए, इस पॉइंट पे दोनों मीट कर गए। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया। इसके बाद देखें जब टाइम 15 है तो डिस्प्लेसमेंट 30 है,
तो ये 15 वाली लाइन से यहाँ से हम डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर गए, ये 30 वाली लाइन पे हॉरिजॉन्टली, और ये इस पॉइंट पे आके दोनों मीट कर गई। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट पॉइंट भी 20 40 वो भी हासिल कर लेते हैं। तो ये 20 और ये 40, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूं तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। लें जी, ये है मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ, ये है हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। अब यहां से देखा जा सकता है कि जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगी तो हमारा ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। if body is moving if an object is moving with uniform velocity then graph will be straight line। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं से एक और चीज भी आप लोग समझ लीजिए कि स्लोप क्या होती है। वैसे तो 9th क्लास में आपने सीखा था, लेकिन 2 साल गुजर गए, काफी हद तक चीजें भूल भी चुकी होंगी। तो देखें, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ स्लोप क्या होती है। स्लोप हमेशा होती है, स्लोप की डेफिनेशन होती है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस केस में जो स्लोप होगी वो क्या होगी? इस केस में जब स्लोप को हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ वेरिएबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा डी, क्योंकि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा डी। और एक्स एक्सिस पे टाइम है तो डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा डेल्टा टी। तो इस तरीके से हमें स्लोप मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे स्लोप आपको फाइंड भी करके दिखा देता हूँ, और फिर इस स्लोप की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखें, स्लोप अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो स्लोप फाइंड करने के लिए कोई से 2 पॉइंट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो 2 पॉइंट्स दिल चाहता है आप ले लें, जो दिल चाहता है 2 पॉइंट्स ले लें। अब यहाँ पे कोई से भी 2 पॉइंट्स में ले लेता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, ग्राफ पे नाम दे देता हूँ इन 2 पॉइंट्स को। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब इन्हीं 2 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज यहां मैं पुट करने वाला हूं, तो मुझे स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, देखें जरा मैं पुट करता हूं। अब ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट बी, पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट बी फाइनल पॉइंट है। ठीक हो गया। तो पॉइंट बी जब फाइनल पॉइंट है तो डेल्टा डी में आपको पता है ना क्या लिखा जाता है? डेल्टा डी में लिखा जाएगा D2 माइनस D1, यानी डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू माइनस डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह टाइम के केस में क्या लिखा जाएगा? टाइम की फाइनल वैल्यू माइनस टाइम की इनिशियल वैल्यू। अब जरा पुट करते हैं, देखते हैं। तो देखें, पॉइंट बी सेकंड पॉइंट है ना, तो जब पॉइंट बी सेकंड पॉइंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बन रही है? वो बन रही है 40। सो ये मैंने ऊपर लिख दिया D2 की जगह पे 40, आगे माइनस का साइन। अब D1 जो है पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो D1 होगा, यानी D1 होगा 30। तो ये मैंने लिख दिया 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय, अब T2 माइनस T1। अगेन पॉइंट बी सेकंड पॉइंट था ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू क्या बनती है? वो बनती है 20। सो ये नीचे लिखा मैंने T2 की जगह पे 20, आगे माइनस का साइन। अब T1, पॉइंट ए फर्स्ट पॉइंट था तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम की वैल्यू होगी 15, वो हमारा T1 होगा। सो ये मैंने लिख दिया 15। और जब इनको डिवाइड करेंगे तो ऊपर बनेगा 10, नीचे बनेगा 5, तो स्लोप कितनी बनी? स्लोप बनी 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये स्लोप हमें, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्लोप की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकली ये क्या चीज हमें बता रही है? तो याद रखिएगा, सिर्फ इन्हीं ग्राफ्स में नहीं, ये गौर से सुनिएगा ये बात, सिर्फ इन्हीं ग्राफ्स में नहीं, हर किस्म के ग्राफ में किसी भी 2 वेरिएबल्स के दरमियान जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्लोप जो है वो उन दोनों वेरिएबल्स की रेशो देती है, उन दोनों वेरिएबल्स का कोशेंट देती है, यानी उन वेरिएबल्स को डिवाइड करके जो फाइनल वैल्यू आपको मिलती है, स्लोप वो चीज आपको बताती है। ठीक है, स्लोप हमेशा क्या बताती है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी जिन 2 वेरिएबल्स के दरमियान भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है उन दोनों वेरिएबल्स में वाई एक्सिस की वैल्यू आपने ऊपर रखनी है, एक्स एक्सिस की वैल्यू नीचे रखनी है। अब जरा देखें यहाँ पे ग्राफ किन 2 वेरिएबल्स के दरमियान है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो स्लोप आपको क्या देगी इस केस में? स्लोप देगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? ये होती है वेलोसिटी। तो इसका ये मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, ये चीज क्लियर? यस सर। सर इसमें हमारे पास स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना? नहीं, इसमें स्लोप इंक्रीज नहीं करी, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप इस वजह से कांस्टेंट है
ये आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख लें। अभी ये 2 पॉइंट्स लिए हैं ना, अब ये वाले 2 पॉइंट्स ले लें, इन 2 पॉइंट्स पे स्लोप निकालें, वो भी यही आएगी। कैलकुलेट करके देख लें बेशक, ये अब आप लोगों पे है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। इन 2 पॉइंट्स के लिए आप स्लोप फाइंड करें, स्लोप यही आएगी। ये बात याद रखनी है कि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ना, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगी, ठीक हो गया। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व की फॉर्म में, तो वहां पे स्लोप चेंज हो रही होती है, ठीक है। ये चीज मैं यहां पे अब लिख भी देता हूं कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ slope gives velocity, slope gives velocity, स्लोप जो वेलोसिटी देगी, ठीक है। क्यों वेलोसिटी देगी बता चुका हूं, स्लोप हमेशा होती है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे डी है, एक्स एक्सिस पे टी है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फिर वेलोसिटी होता है, ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो क्या देते हैं, तो सुनिएगा, जिस तरह स्लोप जो है वो डिवीजन देती है हमें, इस तरह एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो उन्हीं दोनों वेरिएबल्स की प्रोडक्ट देता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की प्रोडक्ट क्या होती है ये फिजिकली हमें नहीं पता, तो इसलिए इस केस में हम एरिया अंडर द ग्राफ की बात ही नहीं करेंगे। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ जाएंगे तो वहां पे वेलोसिटी और टाइम की प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ करेगा, तो वहां एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट दिया करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम जो है ना एरिया अंडर द ग्राफ की बात नहीं करते फिर जी। अब मुझे बताएं कि इस टॉपिक में यहाँ तक कोई मसला अभी चल रही है आगे, अभी 2 केसेस हो रहे हैं। सर ये जो बॉडी एट रेस्ट है, इसमें हम ये कह सकते हैं ना कि इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेट करें। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यस, इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि देखें यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम में फिर वही वाली कंडीशंस आ जाएंगी। अगर इसमें रोटेशन नहीं है, अगर इसमें रोटेशन नहीं है इस केस में, ये जिस बॉडी के लिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है, अगर उस बॉडी में रोटेशन नहीं है तो उस सूरत में वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर वो बॉडी रोटेशन में है तो फिर देखना पड़ेगा कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है या नहीं है। अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अलबत्ता ये जो है ये वाकई इक्विलिब्रियम में, क्योंकि स्टैटिक रुका हुआ है, ठीक हो गया। अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट, जी सर। अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। सर ले लिया है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ। अभी तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, अब नेक्स्ट है इंक्रीजिंग वेलोसिटी अगर होगी तो उस सूरत में किस तरह का ग्राफ ड्रा होगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ यहीं पे रहने देता हूँ और इस साइड से मिटाता हूँ, और अब मैं लिखूंगा फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी कैसे, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब आपको पता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन मौजूद होता है। तो जब यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात होगी तो इसका मतलब है ये जो मोशन है, अब जो मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक्सेलरेशन मौजूद है। और एक्सेलरेशन है किस तरह का, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कौन सा, देखें इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन की भी हम पढ़ चुके हैं कल के, एक्सेलरेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये जो अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये ब्रैकेट में ये चीज मैं लिख भी देता हूँ, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अच्छा अब मैं आता हूं टेबल की तरफ कि इसके लिए अब टेबल किस तरह का ड्रॉ होगा। अगेन टाइम डिस्प्लेसमेंट,
0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds and 20 seconds। हम कहते हैं भाई शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट, अच्छा लाजमी नहीं है कि जब टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट हम हर केस में जीरो ही रखें, ये आपकी अपनी चॉइस, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। मैं ऐसे करता हूँ, इस दफा मैं 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलें जी, मैंने कह दिया जब टाइम जीरो था तो उस वक्त उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स था। 5 सेकंड गुजरे, 5 सेकंड गुजरने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 12 मीटर्स। 10 सेकंड गुजरे तो अब डिस्प्लेसमेंट हो गया 21 मीटर्स। ठीक हो गया। 15 सेकंड गुजरे तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 7 9 11 तो हो जाएगा 33। ठीक हो गया। इसके बाद 33 और अब कर देते हैं हम फिर 46। तो अब जरा देखें ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है कि देखें पहले 5 सेकंड में 7 मीटर्स जो है उसका चेंज आया। ठीक है, यानी पहले 5 सेकंड में उसने 7 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 9 मीटर्स का। पहले 5 सेकंड में 7 मीटर्स का, अगले 5 सेकंड में 9 मीटर्स का। उससे अगले 5 सेकंड में कितना हो गया, 9 सेम आना चाहिए था, एक मिनट, 7 7 के बाद आना चाहिए 9, 9 के बाद आना चाहिए 11, तो यहाँ पे 32 होना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है। 32 और 11 और अब 13 का आना चाहिए, तो यहाँ पे होगा 45। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब देखें पहले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, 7 मीटर्स का। अगले 5 सेकंड में कितना कवर हुआ, 9 मीटर्स का। उससे अगले 5 सेकंड में कितना कवर हुआ, 11 मीटर्स का। उससे अगले 5 सेकंड में कितना कवर हुआ, 13 मीटर्स का। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती जा रही है। उसमें कोई जो है एबनॉर्मल इंक्रीजेस नहीं आ रही, बल्कि रेगुलर इंक्रीजेस आ रही हैं। तो जब रेगुलर इंक्रीजेस आ रही हैं तो इसको फिर इसलिए मैंने कहा कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ठीक हो गया। अब इसके लिए मैं टेबल ड्रॉ, सॉरी इसके लिए अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। देखें अब ग्राफ इसका किस तरह का होगा। देखें जी, once again x axis and y axis। अच्छा देखें टाइम वही फिर एक दफा, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा जब टाइम जीरो है तो यहाँ पे भी देख लें ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जा रहा है, 45 तक जा रहा है। तो इसको मैं कह देता हूँ, यहाँ पे बनता है जी 10, यहाँ पे बन जाएगा 20, यहाँ बन जाएगा 30 और यहाँ बन जाएगा 30 एंड 40। थोड़ा और ऊपर तक ले जाते हैं, और अब ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है, तो चलें यहीं पे हाफ वे के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 45 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब ज़रा देखें, अब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पे। जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो देखें ये टाइम जीरो था, टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट 5, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 बनेगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद देखें जब टाइम 5 है तो डिस्प्लेसमेंट 12 है, तो ये 5 वाली लाइन वर्टिकली ऊपर गई और 12 वाली लाइन किधर बनेगी, ये 10 है तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं 12 बन जाएगा, तो ये 12 वाली लाइन। तो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है जी। इसके बाद देखिए जब टाइम 10 है तो डिस्प्लेसमेंट 21 है, तो ये 10 वाली लाइन वर्टिकली यहाँ से ऊपर, और 21 20 है तो 21 ये साथ ही होगा कहीं पे, और ये 21 वाली लाइन आ गई ऐसे। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखें जब टाइम 15 है तो डिस्प्लेसमेंट 32 है, तो ये 15 वाली लाइन यहाँ से वर्टिकली ऊपर गए, और 32 ये 30 है तो 32 ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये 32 वाली लाइन। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। हो गया जी क्लियर। अच्छा जी सर। इसके बाद देखें जब टाइम 20 है तो डिस्प्लेसमेंट 45 है, तो ये 20 वाली लाइन यहाँ से वर्टिकली हम गए ऊपर, और ये 45 वाली लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए आए इधर। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो इस तरीके से हमें तमाम पॉइंट्स मिल गए। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा आप जरा देखें जब इनको ज्वाइन करेंगे तो किस तरह का पैटर्न बनेगा। तो ये मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, और ज्वाइन करने से देखें, ज्वाइन करने से मिल रही है एक अदद कर्व। एक मिनट, इस तरह से ये देखें जी, अब ये कर्व मिल रही है। यानी इस दफा ग्राफ जो है स्ट्रेट नहीं बना, थोड़ा सा मजीद ऊपर लेके जाऊं तो इस तरह से बनेगा।
तो अब ये कर्व बन रही है। अब इस कर्व का अगर बिहेवियर आप गौर से देखें तो ये कर्व जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं कर्व स्टीप होती चली जा रही है। अब इस कर्व के स्टीप होने का क्या मतलब है? इस कर्व के स्टीप होने का ये मतलब है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी स्लोप बढ़ती चली जा रही है, स्लोप इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, जो जितनी ज्यादा स्टीप होगी ना लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसकी उतनी ज्यादा स्लोप होगी, और जितनी उसकी जो है जितनी कम स्टीप होगी उतनी कम स्लोप होगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं ये ज्यादा स्टीप होती चली जा रही है, यानी लाइन जो है सीधी होती चली जा रही है। पहले देखें यहाँ पे ये कम स्टीप है, आगे चलते जा रहे हैं ये देखें जरा, ऐसे करते 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 ज्यादा स्टीप होती चली जा रही है। तो ज्यादा स्टीप होने का ये मतलब है कि इसकी स्लोप बढ़ती चली जा रही है, और स्लोप के बढ़ने का ये मतलब है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता चला जा रहा है। और यही तो हमने कहा था शुरू में, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ आ गई बात की? अब इस चीज को मैं आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं स्लोप लेता हूँ, दो डिफरेंट पॉइंट्स की स्लोप्स लेता हूँ, और वहां से आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि वाकई में देखें जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं स्लोप जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें। सबसे पहले तो देखें कि यहाँ ये तो स्ट्रेट लाइन थी, इसकी स्लोप हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर ली थी। लेकिन अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है बल्कि कर्व्ड फॉर्म में है, तो ये 9th क्लास में आपने सीखा था कि अगर कर्व की स्लोप आपने फाइंड करनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है। अब यहां देखें जरा, सपोज करें इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे करता हूं, एक इस पॉइंट की स्लोप आपको फाइंड करके दिखा देता हूं, एक इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करके दिखा देता हूं, और फिर कंपेयर कर लीजिएगा कि वाकई स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। इन दो पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूं। अब ए और बी दोनों पॉइंट्स की स्लोप आपको मैं फाइंड करके दिखाता हूं। तो इसके लिए दोनों पॉइंट्स पे मुझे टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो पहले पॉइंट ए पे टेंजेंट लाइन में ड्रॉ करता हूं। ये एक टेंजेंट लाइन में ड्रॉ की, ये देखें जी, ये मैंने पॉइंट ए पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। और टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है ये आपकी अपनी चॉइस है, जितनी चाहे जो है ये टेंजेंट लाइन बड़ी ड्रॉ कर दें, ये आपके अपने ऊपर है। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस टेंजेंट लाइन के करस्पॉन्डिंग में स्लोप फाइंड करता हूं। तो ये मैं लिखता हूं, और स्लोप क्या देगी आपको पता है ना, स्लोप वेलोसिटी देगी। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या आएगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट लाइन के जो दोनों एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स से आपने क्या करना है, एक बिल्कुल वर्टिकल, एक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक हो गया? और इसी तरह एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये वाली और ये वाली। ठीक हो गया जी? अब इस टेंजेंट लाइन का जो ये दूसरे वाला एंड है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा t2। यहाँ पे बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा टाइम t2, और ये वाला टाइम मिलेगा t1। इसी तरह सेकंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो होगा d2, और फर्स्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो होगा d1। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो देखें जरा, वेलोसिटी क्या है, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, दैट विल बी इक्वल टू d2 की वैल्यू क्या आएगी? देखें d2 किधर बनता है, ये 10 है वो 20 है, तो ये 15 से भी ऊपर बन रहा है, तकरीबन ये बनता है 17 बन रहा है ऑलमोस्ट। तो ये मैंने लिख दिया 17 माइनस d1 क्या बनेगा? तो देखें ये d1 है इस जगह पे, तो ये 5 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका मतलब है 6 बन रहे हैं। तो 17 माइनस 6। अब टाइम जरा देखें t2, तो ये 5 ये 10, तो ये ऑलमोस्ट 8 बन रहा है। तो ये लिखा मैंने 8 माइनस का साइन, ये है t1 जो कि 0 और 5 के ऑलमोस्ट दरमियान में ही बन रहा है। तो इसको फिर 2.5 कर देते हैं। ठीक है जी? अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको कैलकुलेटर से, और यहां पे फिर फाइनल आंसर लिखता हूं। 17 माइनस 6 क्या बनता है, 9। तो ये लिखा जी मैंने 9 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा 5.5। तो ये वेलोसिटी आती है 1.636। जी जी 17 माइनस 6 11 होता है। ओफो 11 होता है बिल्कुल। 11 डिवाइडेड बाय 5.5 है ये 5.5, कितनी बन गई है वेलोसिटी? 2 बन गई। तो ये बनी इस पॉइंट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी? अब पॉइंट बी पे वेलोसिटी फाइंड करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए।
तो पॉइंट बी की तरफ आते हैं। तो पॉइंट बी पे भी मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने पॉइंट बी पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। अपनी मर्जी की लेंथ ले लें, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग भी मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ से ये एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, जो कि कितनी वेलोसिटी देगी, चलें जो भी कितना टाइम देगी, जो भी देगी बाद में कैलकुलेट करते हैं। ये t2 होगा और इसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा ये t1 होगा। ठीक है। इसी तरह अगर वेलोसिटीज की बात करें यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट्स की सॉरी, तो ये डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी ये होगी d1 और d2 अब ज़ाहिर है वो ऊपर चला गया, तो चलें हम अंदाजे से ही कर लेंगे। ये ऐसे आएगा ऑलमोस्ट। थोड़ा सा यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ, नज़र तो आ ही जाएगा आपको। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो देखें वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट बी क्या आएगी, तो d2 माइनस d1। देखें d2 क्या बनेगा, ये 40 है, वो 45 है, वो ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, यानी 52 है तकरीबन। तो ये मैंने लिख दिया 52 माइनस का साइन, और नीचे देखें d1 की वैल्यू क्या होगी, ये 30 और 40 के दरमियान में है, दरमियान से थोड़ा सा ऊपर है, यानी तकरीबन 36 है। तो ये लिखा मैंने -36 डिवाइडेड बाई t2। देखें क्या होगा, t2 ये 20 है और इक्वल गैप के बाद अगर देखा जाए तो ये 22 बनता है। तो ये लिखा मैंने 22 माइनस का साइन, और t1 को अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 15, 16, 17 बन जाता है। और जब कैलकुलेट करेंगे तो देखें क्या बनेगा, ये 52 माइनस 36 क्या बनता है जी 16, और 16 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, तो 16 डिवाइडेड बाय 5 3.2। तो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी बनती है वो बनती है 3.2 मीटर पर सेकेंड। अब देख लें, बेशक पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी आई थी 2 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी की कितनी आई 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन से भी हमने प्रूव कर दिया कि वाकई में वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जा रही है। तो अब ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि जब भी हम यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे तो वो क्या होगा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ स्टीप हो रहा होगा। समझ आइए। तो जो ग्राफ भी आपको नजर आए, कल को अगर इस तरह से ग्राफ्स बना के दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बताएं ये इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो आपने देखना है कि अगर वो उसकी स्टीपनेस में इजाफा होता चला जा रहा है, अगर वो ज्यादा स्टीप होता चला जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। और जो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग का होगा वो भी अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट इसका बिहेवियर होगा, वो इस तरह से होगा लाइक दिस। वो भी अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मुझे बताएं, एक चीज क्लियर है आपको? जी सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ओके। अब मैं आता हूँ यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ की तरफ। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले ही। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, या फिर इसी को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब इसके लिए मैं आपके सामने टेबल ड्रॉ कर देता हूं। तो देखें, टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट, once again 0 सेकेंड, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds एंड 20 seconds। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो मैं लिख देता हूं जी 0, 10, 18, पहले 10 फिर 8, अब 6 कर देते हैं, हो जाएगा 24 और फिर 28 कर देते हैं। तो देख लें, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ये टेबल आपके सामने ड्रॉ किया है कि पहले 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, उससे अगले 5 सेकंड में 8 मीटर का कवर हुआ, उससे अगले 5 सेकंड में 6 मीटर का कवर हुआ, उससे अगले 5 सेकंड में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक हो गया।
और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब मैं ये ड्रॉ नहीं कर रही, आप लोगों ने खुद ड्रॉ करना है। जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये अब आपने खुद एक्सपेरिमेंटली इसको ऐसे ही कैलकुलेशंस करके आपने इसको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस केस में वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप देखें बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ पे स्लोप कितनी आई थी, 2 मीटर इनिशियल पॉइंट के लिए, और फाइनल पॉइंट के लिए कितनी आई थी, 3.2 मीटर। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप में इजाफा हुआ था। यहाँ आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप में कमी आएगी। मतलब ये कि अगर मैं इस पॉइंट को फिर ए का नाम दूं, इस पॉइंट को बी का नाम दूं, तो अब पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी वो पॉइंट बी से कम आएगी। या दूसरे अल्फाज में पॉइंट ए की जो स्लोप होगी, सॉरी उल्टा मैंने लिख दी है, ये पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी वो पॉइंट बी से ज्यादा आएगी। या दूसरे अल्फाज में पॉइंट ए की स्लोप पॉइंट बी से ग्रेटर होगी। यहां उल्टा था, यहां क्या था, इस केस में इधर ही लिख देता हूं मैं, यहां पे पॉइंट ए की जो वेलोसिटी थी वो पॉइंट बी से कम थी। या दूसरे अल्फाज में पॉइंट ए की स्लोप पॉइंट बी की स्लोप से कम थी। ठीक हो गया। तो अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है तो वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप में इजाफा होगा, और अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है तो वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप में कमी आएगी। ये अब आप लोगों ने खुद करना है। हो जाएगा ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें अब? जी सर हो जाए। जी आमना, यस सर हो जाएगा। क्लियर है ये बिल्कुल? आज अब बोली नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा? यस सर क्लियर है। अच्छा चलें, अच्छा ठीक है फिर, बस ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना। कल वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ करेंगे, क्योंकि वो भी अगर मैंने आज ही करा दी तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो ये तमाम ग्राफ्स आपने अच्छी तरह देख लेने, और कल इंशाल्लाह फिर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और टाइमिंग वही दोपहर की है, ये तो कोई ना कोई इशू बन जाता है जिसकी वजह से रात की रखनी पड़ जाती है। ठीक है, तो माइंड में आपने दोपहर की टाइमिंग रखनी है। कल जुमा है ना, तो 2:30 की टाइमिंग माइंड में रखें। 2:30 पे कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और अगर फिर इशू बन गया तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी।